जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बैकअप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में तीन चीज़ों पे बात करेंगे। पहला ये कि जानवर को देख के आप कैसे बता सकते हो कि ये वलैती है, देसी है, या कितने परसेंट वलैती ब्लड इसमें है, कितने परसेंट इसमें देसी ब्लड है। जानवर को देख के आप कैसे बता सकते हो कि इसका ताल्लुक अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, या ये डच फ्रीजियन है, आप कैसे बता सकते हो। सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो ये बताएंगे कि क्या जानवर को फरबा करने के लिए हम रोटी का या टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर तीन ये है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, आप शौक रखते हैं डेयरी का, आप शौक रखते हैं बच्चियां पालने का, आप शौक रखते हैं फैटनिंग करने का, तो बगैर एक्सपीरियंस के आप ये काम कैसे शुरू कर सकते हैं पाकिस्तान जैसे माहौल में। तो इन तीन सवालों के जवाब इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। उम्मीद है कि वीडियो के खात्मे पे, वीडियो के मुकम्मल होने पे इन तीन चीज़ों के जवाब आपके पास मौजूद होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला सवाल, हमारे पठान भाई स्पेशली, ये सबसे ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे पठान भाई मैसेज करते हैं और उनको शौक होता है फ्रीजन गाइयाँ लेने का। और मेरा तजुर्बा 3 साल यूट्यूब पे काम करते को हो चुके। जितने पठानों को शौक है फ्रीजन गाय का, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद किसी को इतना शौक नहीं है। और महीने में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब किसी पठान भाई का मैसेज ना आता हो और वो वीडियो भेज देते हैं, पिक्चर भेज देते हैं, और उनका सवाल ये होता है भाईजान ये कौन सी नस्ल है और ये कितने परसेंट फ्रीजियन है। तो पहले नंबर पर ये जान लें कि जानवर को देख के हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये जानवर या ज्यादा फ्रीजियन की तरफ है या ज्यादा देसी की तरफ है। अगर कोई हमें यह पूछता है कि इस जानवर के अंदर कितने परसेंट ब्लड जो है वो फ्रीजियन का है या कितने परसेंट ब्लड जो है वो आपके देसी का है, तो हम नहीं बता सकते। हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, एक तुक्का लगा सकते हैं, या सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये वाला जो जानवर है ये ज्यादा फ्रीजियन की तरफ है और ये वाला जानवर जो है ये ज्यादा देसी की तरफ है। इसमें फ्रीजियन का ब्लड ज्यादा है, इसमें देसी का ब्लड ज्यादा है। इससे ज्यादा हम आपको परसेंटेज अगर आप एग्जैक्ट पूछें तो बगैर टेस्ट के हम आपको नहीं बता सकते, ये पॉसिबल नहीं है। कोई आपको बता रहा है तो समझ लें कि ये सिर्फ और सिर्फ तुक्का है। तुक्का जो आपको पता है कि लग गया तो ठीक है, ना लगा तब भी ठीक है, लेकिन जानवर को उसके खदो खाल दे के ये बताना बिल्कुल मुमकिन है कि इसके अंदर फ्रीजियन ब्लड ज्यादा है या थोड़ा है। जाहिर बात है अगर फ्रीजियन ब्लड ज्यादा होगा जानवर की दूध की पैदावार भी इंशाल्लाह ज्यादा होगी। अगर देसी ब्लड ज्यादा होगा तो जानवर का दूध की पैदावार निस्बतन कम होगी, लेकिन जानवर बहुत स्ट्रांग होगा, गर्मी के खिलाफ उसमें कुव्वत मुदाफियत अच्छी होगी। तो ये जानवर के खतो खाल देख के आप इन चीजों के बारे में बता सकते हो। फिर दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि भाई ये जानवर बताएं अमेरिकन फ्रीजन है या ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन है या डच फ्रीजन है। तो भाई इसका भी आप जानवर की शक्ल देख के नहीं बता सकते हो कि इसका ताल्लुक किस मुल्क के साथ है। याद रखिएगा कि इसके लिए आपको डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। और याद रखें कि हमने चूंकि डच के साथ भी काम कर लिया, अमेरिकन के साथ भी काम कर लिया, ऑस्ट्रेलियन के साथ भी काम कर लिया, बहुत सारे जानवर हमने ऐसे देखे हैं जो एक दूसरे से मुशाबा करते हैं, देखने में एक जैसे ही लगते हैं। अडर के हवाले से देखें या उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से देखें, कद काट के हवाले से देखें, जानवर की रिब्स का डिस्टेंस देखें, एब्डोमिनल डेप्थ देखें, और जानवर का रंप एंगल देखें, थर्ल देखें, आपको मुशाबहत मिलती है। सिर्फ और सिर्फ उस जानवर के बारे में कहा जा सकता है कि ये ऑस्ट्रेलिया से है, ये अमेरिका से है, या ये नीदरलैंड से है, जिसका आपको पता हो कि ये डायरेक्ट इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में अमेरिका से आया या ऑस्ट्रेलिया से आया, और आगे उसमें इस्तेमाल करने वाला जो सीमन था वो किस मुल्क से उसका ताल्लुक था। मैं एक बात यहां पे आपको क्लियर कर दूं कि खुदा के वास्ते ये डच, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन इस चक्कर से बाहर निकल जाएं। बुल सेलेक्ट करें, अच्छा बुल सीमन, अच्छा सीमन सेलेक्ट करें, चाहे वो किस मर्जी मुल्क का हो, चाहे वो आपका इंडिया का हो, चाहे वो आपका ब्राजील का हो, चाहे वो आपका
किसी भी मुल्क का हो, बुल अच्छा होना चाहिए। देखें कि जो बुल आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो किन किन चीजों को आपके जानवरों में बेहतर करने की सलाहियत रखता है। फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, फिर चाहे वो डच हो, फिर चाहे वो अमेरिकन हो, इंशाल्लाह आपके जानवरों में आगे बेहतरी आ जाएगी। खुद ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कैनेडियन सीमन इस्तेमाल होता है, अमेरिकन सीमन इस्तेमाल होता है, अमेरिका के अंदर भी खुद ऑस्ट्रेलियन सीमन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके जो बाहर वाले मुमालिक हैं वो एक दूसरी कंट्रीज का बुल का सीमन इस्तेमाल करके अपनी नस्ल को इंप्रूव कर रहे हैं। और आज भी पाकिस्तान में हम एक ही चीज पे जोर दिए जा रहे हैं कि नहीं जी ऑस्ट्रेलियन अच्छी है, और नहीं जी अमेरिकन अच्छी है, और नहीं जी डच अच्छी है, और नहीं भाई सारी अच्छी हैं। बुल का इंतखाब करें। आपके जानवरों का मसाइल, आपके जानवरों का प्रॉब्लम, आपके जानवरों के अंदर पाई जाने वाली डेफिशिएंसी कौन सा बुल पूरा कर सकता है वो देखें, किस मुल्क से उसका ताल्लुक है, छोड़ दें इसको, देखें कि वो बुल आगे डिलीवर क्या कर सकता है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपकी ब्रीड के इंप्रूव कर सकता है। वही सीमन आपने सिलेक्ट करना है। दुनिया से सीखे, दुनिया क्या कर रही है, वही इंशाल्लाह आपको आगे इंप्रूवमेंट देगा। सवाल नंबर 2, क्या टुकड़ों का इस्तेमाल जानवर को फरबा या मोटा करने के लिए किया जा सकता है? भाई टुकड़े जो हैं, अगर इसकी न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये एक बहुत हाईली न्यूट्रिशियस आइटम है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ टुकड़े जब फार्मर तक पहुंचते हैं उसमें फंगस की बहुत ज्यादा आमेजिश हो चुकी होती है, उसमें फंगस या उल्ली लग जाती है। तो फंगस लगी तो सोयाबीन भी जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं रहेगी। फंगस लगी तो कैनोला भी हम जानवर को रिकमेंड नहीं करते। फंगस लगा तो साइलेज मकई का हम जानवर को रिकमेंड नहीं करते। तो अच्छी से अच्छी चीज को भी अगर फंगस लग जाए तो हम उसका इस्तेमाल रिकमेंड नहीं करते। हाँ, अगर सोयाबीन को फंगस नहीं है बहुत अच्छी है, कैनोला को फंगस नहीं है बहुत अच्छी है, अगर टुकड़े को भी फंगस नहीं है बहुत अच्छा है। तो सिंपल सा कुलिया ये है, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि जो टुकड़े आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें फंगस या उल्ली तो नहीं लगी हुई। अब बात यह है कि कई दफा उल्ली लगी नजर आ जाती है, कई दफा नजर नहीं भी आती। मेरे हिसाब से अगर आपने टुकड़े डालने हैं तो कम से कम ऐसे इस्तेमाल करें जिनको तकरीबन 48 घंटे, ठीक है, रोटी लगने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, फर्स्ट क्लास है, A1 है, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। हाँ, अगर वो बहुत पुराने हैं, 1.5-2 महीने से पड़े हुए हैं, तो उसमें आप याद रखें कि फंगस की आमेजिश हो चुकी होगी, आपको प्रॉब्लम्स का सामना रहेगा। हाँ, अगर आप समझते हो कि टुकड़े साफ सुथरे हैं, आपको लग ये रहा है कि साफ सुथरे हैं, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके साथ टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल लाजमी करें। और इंशाल्लाह टॉक्सिन बाइंडर के इस्तेमाल से आपके जानवर जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। आपको जो नुकसान दे, जो टुकड़े के नुकसानात जो है अगर फंगस की वजह से कहीं आएंगे तो टॉक्सिन बाइंडर से आप उसको काफी हद तक मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, डेयरी का बहुत शौक रखते हैं, फैटनिंग का बहुत शौक रखते हैं, वच्छियां का कारोबार करने का बहुत शौक रखते हैं, प्रैक्टिकल तजर्बा सिफर है, कख नहीं पता, क्या करें? अभी मैं ये वीडियो जब बनाने लगा हूं तो 15 मिनट पहले कराची के एक साहब हैं, उनका ये मुझे मैसेज आया तो मैंने उनको तो जवाब दे दिया। मैं बाकी मेरे जो YouTube सब्सक्राइबर हैं मैं उनके लिए ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। याद रखें कि काम वही करना चाहिए जिसका आपको शौक हो, उसमें आप ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं, ज्यादा आगे जाते हैं और आपका दिल भी लगता है, मन भी लगता है ऐसा काम करने में। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे माजरत के साथ हम लोग बददियानत लोग हैं, हम डिसऑनेस्ट लोग हैं, हमारे अंदर बहुत कम तादाद लोगों की ऐसी है जो ईमानदारी के साथ काम चलती है। मार्केट में चले जाएं, धोखा फ्रॉड बहुत अरूज पे है, बहुत कम लोग हैं जो ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। जब मुआशरा ऐसा बन चुका हो वहां पे बगैर तजर्बे के काम शुरू करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो किसी तजर्बेकार बंदे के साथ चलें जिसपे आपका पूरा एतमाद हो और आपको पता हो कि ये बंदा आपको जो है गलत राह पे गाइड नहीं करेगा, ईमानदारी के साथ आपके साथ चलेगा और आपके बिजनेस को अपने कारोबार के तौर पे लेके चलेगा, तो फिर तो कर सकते हो। लेकिन अगर आप समझते हो कि कोई ऐसा बंदा अभी आपके पास मौजूद ही नहीं है जो आपको लगता हो कि ईमानदार है, जो आपको लगता हो कि आपको सही से गाइड कर सकता हो, या आपको लगता हो कि ट्रस्ट वर्दी है, तो फिर मेरे भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई सा भी कारोबार करने लगे पहले उसको बिल्कुल छोटे पैमाने पे स्टार्ट करके तजर्बा ले लें। फैटनिंग करना चाहते हो, मैंने उन साहब से कहा कि आप भाई 3 से 4 बछड़े ले आए, उनकी फैटनिंग करें, उनकी फीडिंग करें, उनका वेट गेन चेक करें,
फिर आप इस तस्वीर पे पहुंचे कि कहां पे क्या गलती हुई और आगे आने वाले व्लॉग्स में किन किन चीजों को हमने नोट में रखना है। अगर आप बच्चियों का कारोबार करते हो, छोटी बच्चियां पालते हो, तो आपको समझ आ जाए बछड़ियों को प्रॉब्लम में से कोई कौन कौन से आते हैं, मेन बीमारियां कौन सी है, उनका कंट्रोल कैसा है, वैक्सीनेशन कौन सी है। तो तजर्बा लेने के लिए बिल्कुल छोटे पैमाने से स्टार्ट करें। खुदा ना खास्ता अगर नुकसान हो भी तो बर्दाश्त के अंदर हो। ऐसा ना हो कि आप अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल के पूरी की पूरी बास्केट रोड़ दें। याद रखें, कारोबार का असूल है डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। मतलब सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कभी भी एक कारोबार में नहीं लगानी। और याद रखें, जब तजर्बा नहीं है तो बिल्कुल बेसिक लेवल से, छोटे लेवल से स्टार्ट करें, सीखें। इंशाल्लाह हमारे कई सारे फार्मर ऐसे हैं बिल्कुल कख नहीं पता था, आज उनको डेयरी करते 2-3 साल हो चुके हैं। अब वो डेयरी की काफी सारी इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकलिटीज, टेक्निकलिटीज को समझते हैं। आज वो एक बड़ा स्टेप लेने की पोजीशन में है। आप भी इस पोजीशन में आ सकते हैं। ले जी, तीनों सवालों के जवाब हो गए। उम्मीद है आपको फायदा हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। याद रखिएगा, जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो सिर्फ नमाज है, सब ने खत्म हो जाना है, मेरे समेत, आप सुनने वालों समेत। आज से हो सकता है 40-50 साल बाद हम में से किसी का वजूद भी दुनिया में मौजूद ना हो। तो इसलिए अपने अमाल और अपने मुआमलात दुरुस्त करने चाहिए और अल्लाह से नज़दीकी रिश्ता कायम करने के लिए, अल्लाह से लो लगाने के लिए नमाज बहुत ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।